हमने पैसे भरे हैं तो हमारी पेंशन नहीं बढ़ती, जिन्होंने पैसे नहीं भरे तो फुकट खा रहे उनकी पेंशन झटके में बढ़ती है। ये आपको मंजूर है? मंजूर है? अभी हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना में, अगर हमारा काम 15 मई तक नहीं होता है तो लड़ने की तैयारी होनी चाहिए। बराबर है? पूर्व भारत के कोऑर्डिनेटर है शोभाताई आरस, हमारे महिला आघाड़ी के अध्यक्षा है, हमारे मछले साहब जो हमारे बुल्ढाना के नेता है, मोरे साहब और हमारे सिद्धार्थ जी और हमारे सभी परेश नायक जी और सभी हमारे राणा साहब, सभी मेरे भाइयों बहनों माताओं, हमारा ये विषय मेरे से ज्यादा आपको मालूम, क्योंकि आपने ये मुद्दा है, मैं नाम भूल गया, हमारे वकील साहब जहाँ बैठे हैं, वकील साहब हमारे जानबेगर से आए, आदरणीय पंकज भाई जोशी, तो ये विषय आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, क्योंकि आपने ये विषय भोगा है। आपने हर महीने पैसे कट किए, पहले 417, फिर 541, अभी 1250 रुपए आप लोग कट कर रहे हैं, और पूरे आयुष्य में जितना पैसा आपने कट किया उसका अगर आप वैल्यूएशन ले लेंगे तो आपको पता चलेगा आप में से हर एक के सरकार के पास कम से कम 20 लाख रुपया है। आज हमने हमारे हर किसी के 20 लाख रुपए सरकार के पास होने के बावजूद वो 20 लाख रुपया कभी वापस नहीं मिलता, कभी वापस नहीं मिलता, और वो 20 लाख का ब्याज जो 15,000 रुपया आपको मिलना चाहिए, उसके एवज में आपको 1,000 औसतन पेंशन मिलती है। 1,171 रुपया पूरे भारत के 78 लाख परिवारों को पेंशन मिलती है। सरकार कहती है कि हमने 1,000 पेंशन कर दी। आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन, 36,60,000 मेरे आंकड़े नहीं, ईपीएफओ के आंकड़े। इतना बड़ा समाज और उस पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि किसी एक विशेष सरकार की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये पहले से हो रहा है, पहले से हो रहा है। आज हम उसका आईना देख रहे हैं, इसके लिए हमारे ध्यान में वो बात आ रही है। बराबर है? तो जिसने आज जिंदगी भर पैसे भरे, देश को आगे बढ़ाया, वो कामगारों को आप 1,000 से कम पेंशन दे रहे हो, और एमपी एमएलए की पेंशन पिछले हफ्ते 24% ऐसे बढ़ा। बराबर की झूठ है? बराबर है क्या? देश उनका, हमारा क्या लगता है? हमारा देश नहीं है क्या? जब हमने पैसे भरे हैं तो हमारी पेंशन नहीं बढ़ती, जिन्होंने पैसे नहीं भरे तो फुकट खा रहे उनकी पेंशन झटके में बढ़ती है। ये आपको मंजूर है? मंजूर है? आवाज निकालो, आवाज नहीं निकलेगी तो कोई सुनने वाला नहीं। बराबर है भाई? आज वो धनवान है और जनता हमारी आज तरस रही है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और इस विषय को हमने सामने रखा। इस विषय को आज पूरा भारत, ज्येष्ठ भारत, वयस्क भारत पूरा एक हुआ है, पूरा वृद्ध समाज भारत का उठके खड़ा हुआ है। तो उसने सोचा है कि अगर मेरे देश के नेताओं को दिशाहीन अगर बिहेव करते हैं तो उनको दिशा दिखाने का कार्यक्रम हम बुजुर्ग लोग करेंगे। बराबर है? हमारी संगठन नॉन पॉलिटिकल संगठन है,
उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। बराबर योगेश्वर कृष्ण ने हमको समझाया है कि राजनीति में वो भी नहीं थे, वो समन्वय चाहते थे, लेकिन समन्वय नहीं हुआ। पांडवों को 5 गांव देने के लिए दुर्योधन ने नकारा। बराबर है, सुई के अग्र पे आने वाली भूमि भी मैं नहीं दूंगा, ये उसने कहा। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने राजनीति की और फिर दिखाया कि एक दुर्बल व्यक्ति भी जीत सकता है और विजय श्री प्राप्त कर सकता है। ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, तो इन उदाहरणों को देखकर हम लड़ रहे हैं। हम जानते हैं रावण के 10 मुख थे, लंका सोने की थी, पूरे पृथ्वी पे राज था, अहीं पे राज, महीं पे राज, समुद्र पे राज। उसको एक बनवासी राम ने उसके पैर में शायद खड़ाऊ भी नहीं होंगे, यज्ञवल को पहने होंगे, और उसके साथ सेना की वानरों की, उसने उस 10 मुखी अतिशय प्रभावशाली रावण को हराया। ये सत्य का विजय है। तो वो वानर थे, हम तो मनुष्य हैं, हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। मैं आज बरसात की इस पवित्र भूमि के इस मंच से कहना चाहता हूं, अगले 2 महीने में आपका विजय निश्चित है। अब मैं ये क्यों कह सकता हूं? मैं कोई सरकार का प्रवक्ता हूं क्या? नहीं। मैं कोई सरकारी आदमी हूं क्या? नहीं। लेकिन ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि हमने और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आपके समर्थन से जो ये आंदोलन चला है, हमें आदरणीय कि मैं आपका प्रधान सेवक हूं, आपका काम मैं करूंगा। उन्होंने काम करूंगा ये तो बोला है, उन्होंने हमारे सामने आदेश लिखवाए कि इनकी एक मांग पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको बुला के हमारे सामने लिखवाया। ये अच्छी बात हुई, लेकिन बुरी बात यह है कि इस घटना को 4 साल हो गए। बराबर है कि नहीं? और हमारे जो लोग हैं, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार, देखिए ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार हर दिन 200 लोग मरते हैं। ईपीएफ पेंशनर की राह देखते देखते रोजाना 200 लोग मरते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा भाई? हमारा पैसा दबा के और हमें ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी सिस्टम में हम विरोध करते हैं, ऐसे सिस्टम के खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, वित्त मंत्री जी से हमने 3 बार मुलाकात की। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सुनाई भी बराबर दे रहा? अगर नहीं सुनाई देगा, नहीं समझ में आएगी तो गुजराती में बोलना शुरू करूंगा। मेरी गुजराती को अलग है। तो वित्त मंत्री का अभी तक, भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर का अभी तक का स्टैंड ये था कि ये ईपीएफओ की ईपीएस 95 स्कीम ये सेल्फ फंडेड स्कीम है, इस पे सरकार का कोई योगदान नहीं होगा। ये उनका स्टांस। हम उनसे मिले और हमने मैडम को बोला, मैडम हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने बुलाया, उन्होंने ट्विटर पे भी डाला। मैं कमांडर अशोक राउत और एनएससी की टीम पे आज मिलकर मैंने चर्चा की पूरे ट्विटर पे। उनको हमने कहा आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान करते हो? बोले बराबर है। हमने बोला अगर मैं श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपए देता हूं तो आप भी 100 रुपए देते हो, और आप ये एडवर्टाइजमेंट करते हो कि श्रमयोगी मानधन योजना ज्वाइन करो, 100 रुपए भरो,
30 साल के बाद 3,000 रुपए पेंशन ले। बराबर है? मालूम है इसके बारे में? और अगर 100 रुपए में 3,000 मिलते हैं मैडम, तो हमारे 1250 है। पहले 417 थे, फिर 541, अब 1250। आप एवरेज हमारा 800 रुपए भी पकड़ो, 700 रुपए, तो हमें कितनी मिलनी चाहिए? अगर 100 रुपए में 3,000, तो 800 रुपए में कितना? 8 दिया, हिसाब बराबर आना चाहिए। गुजराती माइंड हिसाब में पक्का होगा। मुझे इतना नहीं आता, मैं महाराष्ट्र से, लेकिन आपको आना चाहिए। बराबर है? तो 24,000 रुपए हमारे बनते हैं उस हिसाब से। जो यूपीएस है, पहले गोल्ड पेंशन थी सरकारी कर्मचारियों की, फिर उसके बाद उसकी एनपीएस बनी, फिर अभी यूपीएस बनी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें भारत सरकार का योगदान 18.5%, 18.5%। हम 18.5% मांग रहे क्या? सिर्फ 8.33 हमको दे दो, तो पहले हमारी पूरी मांगे। बराबर? समझ में आई बात? तो ये सब करने के बाद उस पर विचार हो रहा है, और उस पर अभी 3 मंत्रालयों का विषय है, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। ये तीनों में जल्दी से जल्दी निर्णय होके हमें अपने परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, हमने देखो क्या होता है, जब मैं खुश हो जाता हूं तो मैं थोड़ा शासन पे हो जाता हूं कि अपनी जिंदगी में खुशी आई कैसे, उसको दुर्घटित होने वाला। बराबर है? तो इसलिए मैं थोड़ा सा परसेंटेज बचा के रखता हूं। 99% हमारा काम होगा। तो 1% का क्या करना है? अगर काम नहीं हुआ तो लड़ने की तैयारी है? लड़ने की तैयारी है? वो तैयारी रखना, तभी खुशी काम आएगी। नहीं तो हम खुश होकर रहेंगे, इधर ठंडे बैठे रहेंगे, उनको क्या लेना है, वो भी ठंडे बैठ जाएंगे। बराबर है? इसलिए ये सब आए हैं, इसलिए हम दौड़ रहे हैं, और आपको भी बोल रहे हैं आओ भाई मीटिंग में आओ, कम से कम एक अपनी एकजुटता दिखाओ, इकट्ठेपन दिखाओ, क्योंकि संघ शक्ति कलियुग है। हमें कलियुग में तो संगति ही शक्ति होती है, संगठना संघ तो ये है। अब इसके लिए हमने जो गुहारें लगाई, जो भी हुआ, अभी हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना में मौका दिया, उनको बोला है कि सर आप हमारे राजा हो, प्रधानमंत्री हो, और आपके राज में ये बुल्ढाना में रोज 50-60-100 लोग अनशन पे बैठते हैं पिछले 6.5 सालों से। रोज इनके में से 200 लोग कम होते हैं। यह आपका कर्तव्य है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पर आए और इन लोगों का सोल्यूशन निकाल के इनका अनशन छुड़ाए। आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, हम आपको मांग भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो आपकी जिम्मेदारी का एहसास भी हम करा सकते हैं। बराबर की झूठ है? अरे हम प्रजा अगर दुखी है तो किसके पास जाएगी भैया? राजा के पास। राजा आते हैं जब वो दुखी होते हैं हमारे पास। बराबर है कि नहीं? हर 5 साल में हमारे सब लोकल राजा हमारे पास आ जाते हैं। बराबर है? तो बात में भूल जाते हैं। तो हमको तो ये बताना पड़ेगा, हमने बोला आपको बुलाना में आना है, सर आप आइए, इनका दुख देखिए, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इनको नींबू पानी पिला के जिलाइए। और ये निमंत्रण हमने आदरणीय जितेंद्र सिंह जी जो पीएम के राज्य मंत्री उनके द्वारा दिया, आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जो हमारे कामगार मंत्री उनके द्वारा दिया,
आदरणीय हेमा मालिनी जो हमारी शुभचिंतक है उनके द्वारा दिया, और महाराष्ट्र के हमारे बुल्ढाना के सांसद मंत्री है उनके द्वारा दिया, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से परसों। अगर हमारा काम 15 मई तक नहीं होता है तो लड़ने की तैयारी होनी चाहिए, बराबर है? क्योंकि हमारी जिंदगी में एक बार बच्चों को पढ़ाया लिखा, बहनों की शादियां की, भाइयों की शादियां की, माँ बाप की सेवा की, तो जब हम बुढ़े हो गए तो सबका सत्यनारायण का प्रसाद खत्म है, कोई हमारे काम नहीं आया, ना बेटा, ना घर वाले, ना मेरा देश, ना मेरी संस्था जहां मैंने काम अकेला छोड़ दिया है, तो मेरी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी भी मेरी, बराबर? इसलिए हम इकट्ठा है। अरे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अगर मैं दादा हूं, नाना हूं, तो मेरी छोटी सी नाती पोती जब दौड़ के मेरे पास आए तो मेरे जेब में पैसे हाथ जाए और 200-400 रुपए का उसको मैं गिफ्ट दे सकूं, बराबर है? तभी वो मेरे पास है। मेरे पास मेरे नातू को तो क्यों आएंगे? क्योंकि मैं कुछ दूंगा तो आएंगे, चॉकलेट दूंगा तो आएंगे, भेंट दूंगा तो आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे? अगर वैसे बुला लिया बिना कुछ दिए तो बोलेंगे बुढ़ा ज्ञान पिलाता है, देता है कुछ नहीं है, बताता है मेरे स्कूल में मैं ऐसा टॉपर आया और पैसा नहीं है। मेरी बहन अगर दिवाली में मेरे घर आए तो 500 रुपए की गाड़ी खरीदने के लायक होना चाहिए, बराबर है? इस उम्र में मेरे बेटे के सामने मुझे 200 रुपए के लिए हाथ फैलाना नहीं करना चाहिए। हमने मंत्री जी को उनकी पूरी सभा में बताया कि हमें कितना मिलना चाहिए, 7,500 महंगाई भत्ता और मेडिकल खर्चा, हायर पेंशन चाहिए, ये कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, हमने बताया कहां से क्या लो। हमसे भी 2 चीजें हमने बोला, हम भी कुछ देना चाहते हैं, तो हंसने लगे, बोले आप क्या दोगे, आप तो मांगने वाले। हमने बोला ये पूरा फंड दिया किसने? किसने दिया है? हमने दिया है। जिसके ऊपर आप आज साहूकारी कर रहे हो तो फंड दिया किसने? हमने दिया है। तो हमें इतना नालायक मत समझो, हम और भी दे सकते हैं। हमारे 8.33 हमारे कटते हैं, उसको 12% का लोग पूरा, बराबर है? थक गए क्या? थक गए क्या? तो आपस में क्यों बात कर रहे हो? बाहर से बात, बाहर वालों को बोलना अंदर आ जाओ। भारत सरकार का योगदान 0 है। कितना? 0। बड़ा 0। वैसे छोटा 0 बड़ा 0 बराबर ही होता है। बड़ा 0 कितना योगदान है? 1.16 को देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर क्या होता है कि भाई ईपीएफओ के बड़े अधिकारी को स्विट्जरलैंड में 4 महीने के लिए भेजना है, ये सीखने के लिए, ये पढ़ने के लिए कि पेंशन कैसे दी जाती है, बराबर है? तो इसके लिए खर्चा, वो आपके लिए खर्चा नहीं होता। तो हमने मैडम को बोला, मैडम आप एक ही देश में, आप हमारे देशवासी हैं, हम भी आपके नुमाइंदे हैं, आप मुझे बताइए कि एक देश में 3 अलग अलग स्कीमें कैसी हो सकती है? हम आपके सौतेले लगते हैं क्या? हम इस भारत माता के हम सौतेले पुत्र है क्या? है क्या? आवाज निकालो, है क्या? ये हमारे बाप का भी देश है जैसे उनके बाप का, बराबर है? ये हमारा देश है, हमने आगे बढ़ाया है, हमें इसकी कदर है और हम इस देश के नागरिक हैं। और जब दूसरों को मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं? हमारा सिर्फ कॉन्ट्रिब्यूशन देने के लिए आप बैठे हैं। उन्होंने अपना स्टैंड बदला है, उन्होंने बोला है कि मैं अपने मंत्रालय
बेईमानवी है, बड़े पॉजिटिव है। उन्होंने बुलाया और उन्होंने 19 मार्च को हमको बुलाया। उसके पहले 21 फरवरी को उन्होंने मीटिंग ली, 1 महीने के पहले। तो उन्होंने ये बताया, बाबू साहब आपका काम अच्छा है, आपके संगठन का काम अच्छा है, आप प्रामाणिक लोग हो, आप जाके अपने लोगों को बता दो कि हम आपका काम मिशन मोड पे कर रहे हैं। क्या हम आपका काम मिशन मोड पे कर रहे हैं, मतलब वार फुटिंग पे कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो ये जब मैंने उनसे हमारी बात हुई, तो मैं हूं मिलिट्री मैन, मेरे को मिशन मोड तक तुरंत बराबर। इनका 1 महीना तो बोलने को हो गया, तो कितने जल्दी होगा तो भगवान जाने या फिर मुख्यमंत्री की जाए, बराबर है। फिर हमने ये काम किया, उनके सामने एक प्रेजेंटेशन हमने प्रस्तुत किया। ज्यादा गर्मी हो रही होगी तो हवा देना जाओ। फिर हमने उनके सामने प्रेजेंटेशन तैयार करके, उन्होंने बोला था प्रेजेंटेशन करके लाओ। उन्होंने सभी आईएएस अधिकारियों को बिठाया, ईपीएफओ के अधिकारियों को बिठाया, स्वयं आदरणीय श्रम मंत्री उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और हमने प्रेजेंट किया। हमने उनको बताया कि आपके पास आज के तारीख में कितना पैसा है। आपको बताऊं, तकरीबन 10 लाख करोड़ ये पैसा है और ये इसका प्रूफ, सबूत। उसके बाद आपको हर साल 8 करोड़, 7.5 से 8 करोड़ पेंशनर्स जो ईपीएफओ के मेंबर है वो आपको अंशदान करते हैं 1250, उसका पैसा इतना, ये उसका प्रूफ। उसके बाद ये दोनों का मिला के जो आपको इंटरेस्ट आता है हर साल वो इतना है। मेरी आवाज आ रही है? बाहर की बात क्यों रही? तो ये इतना आपको इंटरेस्ट आता है और हमको आप जो पेंशन बांटते हो 15,000 की लिमिट 25,000 करो, आप कितना दो, ये कितना दो, क्या दो, कैसे दो, ये बताए, क्यों दो ये भी बताए। हमने बताया कि इस देश की, हमारे इस देश की संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो। ये संस्कृति को बचाना है। और अगर आपको इस देश में वृद्धाश्रमों की संख्या नहीं चाहिए तो हमारे वृद्ध लोगों को अपने घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो, हमारे घर में उनको आर्थिक सुभद्रता, आर्थिक बल दो, बराबर है। अगर हमारे घर का बुजुर्ग उसके घर में 10-15 हजार रुपए लेके आता है तो उसकी इज्जत बचेगी। तो भारत में उसको कोई वृद्धाश्रम में नहीं धकेलेगा, बराबर है क्या? हम चाहते हैं कि हमारे वृद्धों का सम्मान हो, उनके और उनको उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मिले। ये सब हुआ है। अब इसमें से कितने लोग हायर पेंशन में इंटरेस्टेड है? हाथ उठाओ। सब मिनिमम पेंशन सबको चाहिए, बराबर? मिनिमम पेंशन सबको चाहिए, बराबर? तो मिनिमम पेंशन मतलब जिसको 1 रुपया भी पेंशन है उसकी पेंशन 7,500 और महीने भत्ता होगी। आरोग्य सुविधाएं, हमने मंत्री जी को बोला आरोग्य सुविधाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कामगार का जीवन बहुत कठिन होता है। तो उन्होंने कहा आपको 70 साल के बाद आयुष्मान भारत मिल रहा है। हमने बोला वो तो सबको मिल रहा है, वो तो सबको मिल रहा है, बराबर है। घोषणा तो ऐसे ही है, मिल रहा है। तो हमें कामगारों के लिए 58 साल की उम्र से चाहिए। तो उन्होंने बात मानी है, उन्होंने कहा है 58 साल की उम्र में आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में जोड़ देंगे और 70 साल के बाद आयुष्मान भारत में जुड़ेंगे। तो 58 साल से ईपीएस प्लान की फर्ज के पेंशनरों को आरोग्य सुविधा मिलने वाली है। हायर पेंशन का यह है कि आपको लेकर आ रहे होंगे इतना पैसा भरो, उतना पैसा भरो, बराबर? आ रही क्या?
आवाज आ रही थी? पैसे भरने के लेकर आ रहे हैं पूरी तरफ से। जो आगे 10 लाख रुपए भरो, आपने भर दिए, तो आपको पेंशन मिलेगी तब मिलेगी। लेकिन अभी हम जवान हैं क्या? हम बूढ़े हैं, बीमारियां हैं, बराबर। 10 लाख रुपए भरते ही ऊपर का कौन आया तो मेरा बेटा बोलेगा, क्योंकि वो यूपीएफ तो बरमूडा ट्रायंगल है, उसमें जो गया वापिस नहीं आता, बराबर। 10 लाख रुपए डूब गए तो मेरा बेटा बोलेगा बुढ़ा गया और 10 लाख का चूना लगा। उससे अच्छा है अगर किसी को 10 लाख रुपए वहां भरना है तो बैंक में भरो, उसका ब्याज ले लो और मिनिमम पेंशन के साथ में ले लो, बराबर। तो मुझे आज वलसाड़ में आके बहुत खुशी हुई। आप लोगों से पहली बार मिला हूं, लेकिन ऐसे नहीं लगा कि मैं पहली बार मिल रहा हूं। ऐसे लगा मैं आपके साथ कई दिनों से, इतने अच्छे लोग आप हैं। तो गुजरात में मेरा अनुभव तो बहुत प्रचंड अच्छा है। हमने सुरेंद्र नगर, हिम्मत नगर, राजकोट, चोटीला, अंबाजी, भावनगर, द्वारका, इतनी सभाएं की। हर जगह मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज सुबह नाश्ता भी किया, हमारे गया भाई ने आपको नाश्ता खिलाया, और बहुत बहुत आपके धन्यवाद। फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? 2 चीजें हो सकती है। एक तो हम जीत गए तो विजयश्री मनाने के लिए मिलेंगे, और अगर काम नहीं हुआ तो लड़ाई आर पार भी करने के लिए मिलेंगे, बराबर है। इतना ही कहता हूं, मैं 2 नारे देता हूं। हम सब यहाँ कोई जाति या धर्म देख के बैठा है क्या? हम सब कामगार हैं, और कामगारों का रिश्ता कर्म का रिश्ता, और कर्म का महत्व हमारे योगेश्वर कृष्ण से ज्यादा कौन समझा सकता है, बराबर ना। ये जात धर्म का रिश्ता नहीं, ये कर्म का, कामगारों का रिश्ता है। इसलिए नारा है हम सब कुछ लोग बुढ़े लोग हाथ मत उठाओ, डूब जाएगा। हाँ? हाथ उठाओगे, हाथ टूट भी गया तो मेडिकल फैसिलिटी आने वाली है। दूसरा हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ है, पुरातन देश, और दुनिया में सबसे अच्छा देश, इतने बड़े देश और श्रेष्ठ देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं, इसका हमें अभिमान है, गर्व, बराबर। इसलिए हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। आप उठाओ, टूटेगा तो दिखा देंगे डॉक्टर।